हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रितेश। सबसे पहले आपको नवरात्रि की और विजयदशमी की बहुत ही हार्दिक बधाइयां। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये नवरात्रि और दिवाली आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और लाइफ को मस्त एंजॉय करते रहें। आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो हम सब लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 10 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ और मैंने छोटी बड़ी हर कंपनी में काम किया है। बट एक सवाल जो मुझसे हर जगह पूछा जाता है वो ये है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। जो लोग आईटी कंपनीज में जॉब करना चाह रहे हैं या फिर जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शंस में ब्रेक करा हुआ है। सबसे पहले है हाउ टू प्रिपेयर, फिर सेकंड नंबर पे आता है द इंटरव्यू प्रोसेस, थर्ड नंबर पे है व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर द इंटरव्यू और फोर्थ है हाउ टू अप्लाई। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि कंटेंट ही इतना सारा है कवर करने के लिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के बाद आपको इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर कोई डाउट नहीं आने वाला। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन का जो मॉडल मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो स्टार्टअप्स और फैंग्स हर जगह वैलिड है। सिंप्लिसिटी के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा है। फर्स्ट नंबर पे है कोडिंग राउंड प्रिपरेशन, सेकंड पे है आपका आर्किटेक्चरल राउंड प्रिपरेशन, थर्ड नंबर पे आता है बिहेवियरल राउंड प्रिपरेशन। अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपका एक्सपीरियंस 2-3 साल से कम है तो आप बिहेवियरल और आर्किटेक्चर वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो और इस सॉफ्टवेयर की दुनिया को जानने की, समझने की क्यूरियोसिटी रखते हो तो क्या ही फर्क पड़ता है कि आपका एक्सपीरियंस 3 साल है या 10 साल है। इन द एंड जो मैटर करता है वो है आपकी स्किल्स। सारा गेम स्किल्स का ही है। जितना जल्दी आप स्किल्स लर्न करोगे उतनी ही जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे भी आपके स्किल्स के बेसिस पे एक नॉर्मल कैंडिडेट और आप में फर्क होगा और आपको ज्यादा सैलरी ऑफर की जाएगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे पहले आते हैं कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में आपके कोड करने की स्किल को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने एक सैंपल कोडिंग क्वेश्चन ले रखा है। एक कोडिंग राउंड में आप कैसा परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे कंपनीज को आपके स्किल्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है और वो आपके अंदर कुछ स्किल्स देख रही होती हैं। जैसे कि नंबर 1 आपकी अप्रोच मतलब कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो। सॉल्यूशन सही है या गलत है या फिर आप सॉल्यूशन तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, ये सब तो बाद में आता है। सबसे पहले आपकी अप्रोच देखी जाती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो। अगर आपको समझ में ना आए तो 2-3 बार पढ़ो और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई करो। क्वेश्चन समझने के बाद आप इनपुट आउटपुट पे इंटरव्यूअर से डिस्कस करो। उसको बताओ कि आप क्या सोच रहे हो और उस सोच के पीछे का लॉजिक क्या है। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड है उसके बारे में क्लैरिफाई करो। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट पे कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड है। इनपुट आउटपुट फाइनल होने के बाद आपको एक रफ मेंटल सॉल्यूशन बनाना है और उसको 2-3 टेस्ट केसेस में टेस्ट भी करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका फर्स्ट सॉल्यूशन ही फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है। आपका फर्स्ट सॉल्यूशन एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो है। कुछ लोग तो ट्राई ही नहीं करते कि यार ये तो मुझसे नहीं होने वाला और वो गिव अप कर देते हैं। आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। जहां पे आपने गिव अप किया वहां पे आप रिजेक्ट हो गए। एग्जाम्पल के लिए ये इस क्वेश्चन का एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। आप अपने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो और उसको क्लैरिफाई कर सकते हो कि इसको ऑप्टिमाइज करना है। फिर आपको एक्चुअल में वो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान देके उसको ऑप्टिमाइज करना है। और एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन और फुल्ली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है? फर्क सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होता है कि जो ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन है वो ज्यादा टाइम लेता है और जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता है वो बहुत कम टाइम लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये इस क्वेश्चन का एक फुल्ली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है और फुल्ली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन और ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं होता। मैक्सिमम 2-3 लॉजिक का ही फर्क होता है कि जैसे कि आप लूप चलाने की बजाय हैश मैप में डाटा सेव कर लो और फिर कांस्टेंट टाइम में उसको क्वेरी कर लो। अगर मैं ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशन को रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम लिमिट की एरर आ गई है, बट अगर मैं फुल्ली ऑप्टिमाइज वाले सॉल्यूशन को रन करूंगा तो वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगा। अप्रोच के अलावा 2 चीजें और होती हैं जो देखी जाती हैं। एक तो है टाइम मतलब कि आप सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहे हो, और दूसरा है कि आपने कितने अच्छे तरीके से एज केसेस को हैंडल करा है। एज केसेस को हैंडल करने का मतलब ये होगा कि आपने नल चेक्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, या फिर आपने एरे की लेंथ को चेक किया है या नहीं किया है। कोडिंग राउंड में जितना हो सके उतना कम आपको इंटरव्यूअर से हिंट्स लेने हैं या फिर हेल्प लेनी है। आपको ट्राई ये करना है कि आप बिना हिंट्स लिए ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हो। हिंट लेना एक तरीके से आपके स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट आपके मन में ये सवाल होगा कि कोडिंग राउंड्स के अंदर किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ रेफरेंस के लिए मैंने कुछ टॉपिक
टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया है, मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। नेक्स्ट आपके मन में ये डाउट होगा कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें। यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करो जिसमें आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सबसे ज्यादा कोड लिखते हैं या सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसकी सारी चीजें एक तरीके से हमारे फिंगर्स पे बैठ जाती हैं, लाइक ए मसल मेमोरी। 2-3 लैंग्वेजेस जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है जावा, C++ या फिर पाइथन। मैं तो पर्सनली जावा का बंदा हूँ और मुझे जावा तो सबसे ज्यादा पसंद है। जावा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है, जैसे कि C++ में आपको मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन करना पड़ता है। जावा में आप इस चीज से बच जाते हो, ये एक तरीके से हेडेक है। मतलब कोडिंग राउंड की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स को हाईलाइट कर दिया है, आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। एक पॉइंट जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डेली टाइम निकाल के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप एक तरीके से फ्लो में आ जाओ। इंटरव्यू के 15-20 दिन पहले से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और डेली आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोडिंग राउंड्स के बाद आते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल राउंड। अगर आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल से ज्यादा है तो आर्किटेक्चरल राउंड्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ब्रीफ में ये समझते हैं कि आर्किटेक्चरल राउंड्स का सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक एनालॉजी लेके समझाता हूँ और जो सबसे सही एनालॉजी यहाँ पे बैठती है वो है कंस्ट्रक्शन की। जैसे एक सिविल आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, जैसे कि बिल्डिंग की हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट के हिसाब से कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए, लैंड कैसी है, लैंड सॉफ्ट है या हार्ड है, बिल्डिंग की फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए। वैसे ही एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डेवलपमेंट से पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, जैसे कि एप्लीकेशन के अंदर कौन सा टेक स्टैक यूज होना चाहिए, कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए, एप्लीकेशन कितना लोड झेल सकती है, कितने सर्वर्स की नीड है, एप्लीकेशन के फेलियर सिनारियोस क्या क्या हैं, आपने फेलियर सिनारियोस को कैसे हैंडल करा है, फेल सेफ मैकेनिज्म्स क्या बिल्ड कर रखे हैं, आपने अलग अलग ट्रेड ऑफ्स को कैसे मैनेज करा है। ट्रेड ऑफ्स मतलब कि आप कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या आप अवेलेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये जो भी चीजें होती हैं ये आर्किटेक्चरल राउंड्स में देखी जाती हैं। आर्किटेक्चरल राउंड्स में कोई भी एक कैंडिडेट अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और जजमेंट को कंबाइन करके किसी एक सॉल्यूशन को डिफाइन करता है। यहाँ पे आपकी ओवरऑल सिस्टम की नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आप इंटरव्यूअर से अपने ओपिनियंस के बारे में डिस्कस कर सकते हो और उससे उसका ओपिनियन जान सकते हो। यहाँ पे आपने हिंट लिया है या नहीं लिया है इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चरल राउंड्स के लिए इंटरव्यूअर्स का माइंडसेट अलग होता है। जैसे जब आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हो तो आप एक लॉजिकल रैशनल डिस्कशन करके किसी एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को डिसाइड करते हो। क्या आप उसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करके इंटरव्यू में भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को डिसाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे फोकस ये होता है। आर्किटेक्चरल राउंड्स में क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा ओपन एंडेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पे आपको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जो मोबाइल फोन के नोटिफिकेशंस को आपके लैपटॉप पे दिखा सके। इसका सोल्यूशन अभी मैं आपको नहीं दे रहा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। आर्किटेक्चरल राउंड्स में किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल वैलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं और यहाँ पे इंटरव्यूअर कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नहीं देखता बल्कि आपकी ओवरऑल अप्रोच को कंसीडर करता है। आर्किटेक्चरल राउंड्स के लिए आपकी सबसे सही प्रिपरेशन आपकी करंट जॉब में जो आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो उसको एंड टू एंड समझ के होती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी डेवलपमेंट करो उसका वाय जानने की कोशिश करो कि ये एक पर्टिकुलर चीज इसी तरीके से क्यों की गई है, दूसरे तरीके से क्यों नहीं की गई है। इसके अलावा आप अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज के टेक ब्लॉग्स पे जाके रीड कर सकते हो। वहां पे रीड करने से आपको उनका पर्सपेक्टिव पता चलता है कि उन्होंने उस कंपनी को कैसे बिल्ड करा है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने नेटफ्लिक्स का टेक ब्लॉग ले रखा है, बट आप कोई और भी ब्लॉग कंसिडर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक्स ऐड कर दिए हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। आर्किटेक्चरल राउंड्स के बाद आते हैं बिहेवियरल राउंड्स। अगर आपका एक्सपीरियंस 8-10 साल से ज्यादा है तो बिहेवियरल राउंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि बिहेवियरल राउंड्स की नीड क्या है। जब आपका एक्सपीरियंस 8-10 साल हो जाता है तो आप किसी कंपनी में बहुत ही सीनियर पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि टीम लीड या फिर सीनियर टीम लीड। जब आप इतनी सीनियर पोजीशंस पे काम करते हो तो जो टेक्निकल डिसीजंस आप लेते हो उसका पूरा कंपनी पे इम्पैक्ट होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके बिहेवियरल स्किल्स को भी टेस्ट किया जाए। बिहेवियरल स्किल्स में इन चीजों को टेस्ट किया जाता है। नंबर 1 आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, नंबर 2 आप कंपनी कल्चर में फिट हो रहे हो या नहीं, नंबर 3 आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो या नहीं, नंबर 4 आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं,
क्या आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को एंड टू एंड लीड कर सकते हो। अब बिहेवियरल राउंड्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करोगे। जैसे कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक टीम लीड हो और आपके अंडर में 5 बंदे काम कर रहे हैं और आपको एज ए टीम एक फीचर डिलीवर करना है और आपके टीम के 2 बंदों के बीच में आपस में बहस हो गई कि कौन सा डेटाबेस यूज किया जाए। अब इस सिचुएशन में क्या क्या बिहेवियरल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करोगे और कैसे मेक श्योर करोगे कि आपका फीचर सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए। नंबर 2, आप अपने टीम के मेंबर्स को कैसे मोटिवेट रखोगे। नंबर 3, आप ये कैसे मेक श्योर करोगे कि जिस बंदे को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना मिल रहा है और एक तरीके से किसी को ये फील ना हो कि यार मुझे तो क्रेडिट ही नहीं मिला। बिहेवियरल राउंड्स में आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जाती है और आपके रेस्पॉन्सेस को एनालाइज किया जाता है। बिहेवियरल राउंड्स की सबसे अच्छी प्रिपरेशन आपके करंट जॉब में होती है। बिहेवियरल राउंड्स में आप अपनी करंट जॉब से कुछ स्टोरीज पिक करके एग्जांपल्स के साथ इंटरव्यूअर को अपना पर्सपेक्टिव समझा सकते हो। प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट सेक्शन है इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस को मैंने 2 डोमेन्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो है आपका बड़ी कंपनीज का डोमेन। बड़ी कंपनीज जैसे कि फैंग हो गई या फिर फैंग जैसी कंपनीज। यहाँ पे फैंग का मतलब है फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और गूगल। इन कंपनीज के अलावा जैसे कि एडोबी, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज को भी हम बड़ी वाली कैटेगरी में ही रख सकते हैं। और दूसरे डोमेन में आती है स्टार्टअप। बड़ी कंपनीज में जनरली आपको टीम वाइज वेरिएशन देखने को नहीं मिलती, पर स्टार्टअप्स में आपको टीम वाइज वेरिएशन देखने को मिलती है। तो अभी इसको समझते हैं। बड़ी कंपनीज में जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो आपके लेवल के बेस पे होता है। लेवल मतलब कि आपके जॉब का एक्सपीरियंस कितना है। जितना आपका जॉब का एक्सपीरियंस होता है आप उसके करस्पॉन्डिंग जॉब के लेवल पे अप्लाई कर सकते हो या आपको उसी लेवल पे कंसिडर किया जाता है। कौन कौन सी कंपनीज में कौन कौन से लेवल्स अवेलेबल होते हैं ये आप levels.fyi पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि एक कंपनी का लेवल दूसरे कंपनी के कौन से लेवल को ओवरलैप करता है। जैसे कि गूगल का L3, अमेजन का L4 और माइक्रोसॉफ्ट का 59 और 60 सेम लेवल पे है। लेवल 3 तक मोस्टली आपके कोडिंग राउंड्स ही होते हैं। एटलीस्ट 4 कोडिंग राउंड तो होंगे ही। लेवल 3 से ऊपर आपको कोडिंग और आर्किटेक्चरल राउंड्स दोनों देने पड़ते हैं। एटलीस्ट 3 कोडिंग राउंड और 1 आर्किटेक्चरल राउंड होता है। और लेवल 5 से ऊपर आपके तीनों राउंड्स होते हैं, कोडिंग, आर्किटेक्चरल और बिहेवियरल। 2 कोडिंग राउंड्स, 2 आर्किटेक्चरल राउंड्स और 1 बिहेवियरल राउंड। जो स्टार्टअप्स इतना ग्रो कर चुकी हैं कि वहां पे आपको एक वेल डिफाइंड इंटरव्यू फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, तो वहां पे भी आपको लेवल्स के हिसाब से इंटरव्यू होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट, पेटीएम और इनमोबी का आप लेवल्स देख सकते हो। अब इसके अलावा जो है वो है सेकंड डोमेन स्टार्टअप्स का। अब जो स्टार्टअप्स इतना ग्रो नहीं करी हैं कि वहां पे एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे जो इंटरव्यूज होते हैं वो एक टीम के बेसिस पे होते हैं और वहां पे इंटरव्यूज में आपको बहुत वैरायटीज देखने को मिलती हैं और मोस्टली जो इंटरव्यूज होते हैं वो स्किल बेस्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि जिस टीम में जॉब ओपन हुई है, इंटरव्यूज भी उसी टीम के स्किल्स के नीड के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि एक टीम के अंदर अगर डाटाबेस की ज्यादा नीड है तो वहां पे डाटाबेस के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। वहीं अगर किसी दूसरी टीम के अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क की ज्यादा नीड है तो वहां पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। अब चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर कोई बड़ी कंपनी, फर्क सिर्फ प्रोसेस का है। इंटरव्यू क्वेश्चंस को तो हम ब्रॉडली उन्हीं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कोडिंग, आर्किटेक्चरल और बिहेवियरल। इंटरव्यू प्रोसेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर द इंटरव्यू। इंटरव्यू देने के बाद हम तो फिंगर्स क्रॉस करके रिजल्ट का वेट करते हैं, बट एक कंपनी के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। सबसे पहले तो हर इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर को एक फीडबैक फॉर्म बनना पड़ता है। फिर सभी फीडबैक फॉर्म्स को कंबाइन किया जाता है और जरूरत पड़ने पे हायरिंग मैनेजर सारे इंटरव्यूअर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग करता है और ये डिसाइड करता है कि किसी कैंडिडेट के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं और उसको हायर करना चाहिए या नहीं हायर करना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो रिक्रूटर ज्यादा वेट नहीं करते और आपको रिजल्ट जल्दी रिवील कर देते हैं और आप नेक्स्ट फेज में मूव हो जाते हो, जो है सैलरी नेगोशिएशन। अगर आपका रिजल्ट बॉर्डर लाइन पे है या फिर नेगेटिव है तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंटरव्यूअर से अपना फीडबैक लो, उससे पूछो कि किन किन एरियाज में आपको इंप्रूव करना चाहिए। आस्क देम कि क्या सही था, क्या गलत था। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डिटेल्ड फीडबैक नहीं मिलेगा, बट आपको ट्राई करना है क्योंकि इसी फीडबैक के बेसिस पे आप अपने आप को इंप्रूव करके नेक्स्ट इंटरव्यू में जा सकते हो। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो डेफिनेटली आपको ये क्यूरियोसिटी होगी
कि आपको क्या सैलरी ऑफर की जाएगी या फिर आपको क्या सैलरी डिमांड करनी चाहिए। तो अगेन आप levels.fyi पे जाके अलग अलग कंपनीज में अलग अलग लेवल्स पे क्या सैलरी ऑफर की जाती है उसके बारे में एक आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे आपको यूएस डॉलर्स में दिख रहा है, बट आप उसको INR में भी कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको क्या सैलरी मिलनी चाहिए। यहाँ पे किसी एक लेवल में आपको एक एवरेज सैलरी दिखती है और आप रिजल्ट्स को एक्सपेंड करके अपर एंड और लोअर एंड को भी देख सकते हो। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सैलरी के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है बेस सैलरी। बेस सैलरी मतलब कि जो फिक्स्ड अमाउंट आपको इन हैंड मिलने वाला है। सेकेंड नंबर पे आता है वेरिएबल बोनस। वेरिएबल बोनस ईयरली बेसिस पे आपको दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। दिस जनरली रेंजेस बिटवीन 10 to 20% ऑफ बेस सैलरी। थर्ड कंपोनेंट है स्टॉक्स। हर कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय स्टॉक प्लान होता है जिसके बेसिस पे आपको स्टॉक्स दिए जाते हैं। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है जैसे कि गूगल, तो यू कैन कंसिडर दिस एज कैश एंड यू कैन सेल देम इन द ओपन मार्केट। बट अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो दिस इज लाइक पेपर मनी और यू हैव टू वेट फॉर लिक्विडेशन इवेंट। अब लिक्विडेशन इवेंट जैसे कि IPO, तो जब तक IPO नहीं आएगा आप उस पेपर के स्टॉक्स को कहां जाके सेल करोगे। एक तरीके से स्टॉक्स जो होते हैं ये आपको एक साथ नहीं मिलते। स्टॉक्स का जनरली वेस्टिंग स्केड्यूल होता है जैसे कि 25% एवरी ईयर फॉर 4 ईयर। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट है ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको ज्वाइन करने पे मिलता है। ज्वाइनिंग बोनस हर कंपनी में ऑफर नहीं किया जाता, बट जो बड़ी कंपनीज होती है वहां पे तो ज्वाइनिंग बोनस ऑफर किया जाता है। कुछ कंपनीज में ज्वाइनिंग बोनस को लेके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि अगर आपने 1 साल से पहले कंपनी छोड़ दी तो आपको बोनस रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ो। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऑफर लेटर में लिखी होती है। अब हम वीडियो के लास्ट में आ गए हैं और जो लास्ट सेक्शन है वो है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए जनरली आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आप किसी कंपनी के वेबसाइट पे करियर सेक्शंस में जाके उस कंपनी की ओपन पोजीशंस को देख सकते हो और वहां से अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप जॉब पोर्टल्स जैसे कि लिंक्डइन, नौकरी या फिर इंडीड पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप किसी हायरिंग पार्टनर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अब हायरिंग पार्टनर्स क्या होते हैं? जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो कैंडिडेट्स की सोर्सिंग को किसी थर्ड पार्टी कंपनीज को आउटसोर्स कर देती हैं और इन्हीं थर्ड पार्टी कंपनीज को हम हायरिंग पार्टनर्स या फिर HR कंसल्टेंसी फर्म्स बोलते हैं। इन फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये कैंडिडेट्स को सोर्स करके लाएं और उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल कराएं कंपनी के साथ। अब अगर कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो वेरी गुड, मतलब अच्छा है, कैंडिडेट को जॉब मिल जाएगी और वो जो हायरिंग पार्टनर्स होते हैं उनको उनका कमीशन मिल जाएगा। HR कंसल्टेंसी फर्म्स में जो रिक्रूटर्स काम करते हैं ये आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे तो, और आप इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। HR कंसल्टेंसी फर्म्स के थ्रू अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी इंटरव्यू प्रोसेस फास्ट हो जाती है। जो हायरिंग पार्टनर होते हैं वो रिक्रूटर से डायरेक्टली टच में रहते हैं और वो बहुत ही जल्दी आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो ये हायरिंग पार्टनर्स होते हैं, जो ये HR कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, ये कैंडिडेट से कोई भी फीस चार्ज नहीं करती। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, HR कंसल्टेंसी फर्म्स कैंडिडेट से कोई भी फीस चार्ज नहीं करती। अगर आपको जॉब दिलाने के लिए फीस ली जा रही है तो शायद ये ट्रैप है, आपको इससे बच के रहना है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको इंटरव्यू प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को क्लिक करते हुए जाओ। 1000 लाइक्स का टारगेट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड एंजॉय लाइफ। थैंक यू।